मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। तो देखो आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो कंप्लीट हुआ था। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है? जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का मतलब क्या था? जिन लोगों को प्रेफरेंस शेयर, हाँ सेम, हाँ मतलब रीपे करना, डिवेंचर होल्डर का पैसा उसे रीपे करना, मतलब लोन का प्रिंसिपल रीपे कर देना। जब रीपे कर देंगे वही डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा। और जो डिवेंचर होल्डर है उन्हें क्या मिलता जाता है पूरे साल भर में, मतलब जब तक डिवेंचर कंटिन्यू होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर होता क्या है? पब्लिक से लिया गया लोन। ठीक है, पब्लिक से जब कंपनी लोन लेती है उसे हम लोग बोलते हैं डिवेंचर। अच्छा, लिखो। ए डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट issued by a company under acknowledging a debt and containing provisions regard repayment of principal and interest। तो देखो क्या बोल रहा है, डिवेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय ए कंपनी अंडर एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट। तो ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तुम लोग लॉ में भी ये सब पढ़ोगे ही। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये इसका नेचर कैसा होता है? लोन की तरह होता है, ठीक है। एंड कंटेनिंग प्रोविजन रिगार्ड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और उसमें ये भी लिखा हुआ रहता है इशू के वक्त पे कि किस तरीके से डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया जाएगा, मतलब रेट भी बोला हुआ रहता है और उसके साथ साथ कब पे होगा, मतलब ईयरली पे होगा इंटरेस्ट या हाफ ईयरली पे होगा, ये सब बोला हुआ रहता है। साथ ही साथ प्रिंसिपल कब पे होगा, मतलब इस लोन का लाइफ कितना है वो भी बोला हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी ने इशू डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर इनटू शेयर आइदर wholly or partly at the time of redemption।
देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करता है तो उसमें ये ऑप्शन भी हो सकता है कि रीपे कैसे होगा, कि पैसा नहीं दिया जाएगा, एंड में जाके वही डिवेंचर पूरा या फिर पार्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर में। ठीक है, ये तो दिया हुआ आइदर होल्डी और पार्टली। ठीक है, जैसे कंपनी ने बोल दिया 80% कन्वर्जन होगा, तो जिसका जो भी होल्डिंग है 80% कन्वर्जन होगा, बाकी अगर बोलेगा कि कैश पे होगा तो कैश पे होगा। ठीक है, अगर बोलेगा फुल्ली कन्वर्जन है तो फुल्ली कन्वर्जन। फिर लिखना है सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड नो कंपनी कैन इशू डिवेंचर which carry any voting right। तो डिवेंचर होल्डर तो क्या होते हैं, आउटसाइडर, पूरा पूरी आउटसाइडर होता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर पूरा पूरी इनसाइडर होता है, प्रेफरेंस शेयर का दोनों का मिक्स्ड अप नेचर होता है। तो इसीलिए जो आउटसाइडर है, क्या उसको कभी वोटिंग राइट मिल सकता है? नहीं। ठीक है, जैसे जो हमारे देश का नहीं है उसको क्या वोटिंग राइट्स मिले, मतलब वोटिंग राइट्स देने के लिए नॉर्मली हमारे केस में क्या एप्लीकेबल, वोटर कार्ड होना चाहिए ना उस इलाके का, कि आप यहाँ पर जाके। तो अगर ये वोटिंग राइट्स कैसे जनरेट, क्योंकि कंपनी में वोटिंग राइट्स जनरेट होने का मतलब है डिसीजन, डिसीजन लेने का राइट्स मिलना। ठीक है, अब ये क्या है, डिवेंचर होल्डर क्या है, कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो अपना इंटरेस्ट लेके ही मानेंगे। ठीक है, तो फिर ये इनको तो कंपनी के इनर मैटर से कोई लेना देना है नहीं, कि लॉस है तो हम लोग नहीं लेते हैं इस बार इंटरेस्ट, तो फिर कंपनी भी इनको किसी तरीके का वोटिंग राइट नहीं देती। मतलब बेसिकली वोटिंग राइट्स इनका नहीं होता है। कोई कंपनी ऐसा कभी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिसमें बोलेगा कि हाँ वोटिंग राइट्स, अगर ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट में बोल दिया है कि वोटिंग राइट्स वाला कोई डिवेंचर हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखो, रूल 18 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज ब्रैकेट में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। ठीक है, इस रूल्स में क्या बोला है देखिए, ये हम उतना ही लिखवा रहे हैं जो एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी लॉ में जिनका है उनको तो डिटेल्स में पढ़ना ही पड़ेगा। हम ये कोई लॉ के हिसाब से नहीं करवा रहे, अकाउंट्स में एमसीक्यू आने से जितना चाहिए उसके हिसाब से लिखवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट कि रूल 18 सबसेक्शन 1 जो है वो क्या बोल रहा है, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, a company should appoint a debenture trustee। मतलब जब डिवेंचर में बताती है, मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर तो पहले इशू होगा ना, कि हम लोग ये डिवेंचर इशू करें इतना इंटरेस्ट वाला, ये इतने दिन के लिए। ठीक है, तो तब कंपनी जब इशू करती है तभी क्या अपॉइंट कर देती है, डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा, जब हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे थे तब तब मैंने बताया था, तो डिवेंचर ट्रस्टी क्यों लाया जाता है याद है, बोलो तब भी बोलो। कुछ भी याद नहीं?
गारंटी नहीं है, कुछ याद नहीं था। क्यों डिवेंचर ट्रस्टी बनाया गया? हाँ बोल सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब देखो किस चीज का, तो मतलब गारंटी जैसा नहीं, मतलब देखो यहाँ पर डिवेंचर ट्रस्ट इसीलिए बनाया जाता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी तो बोल ही सकती है कि मेरा बिजनेस, डिवेंचर इशू कर दी, लोन का पैसा ले ली, और कुछ दिन इंटरेस्ट देने के बाद बोल रही है मेरा जो है प्रॉफिट वॉफिट नहीं हो रहा है, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उनको, हाँ, तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट मतलब कर, मैम मतलब फॉलो। डेबिट होल्डर्स को टाइमली पेमेंट करने के लिए जो इंश्योर करते हैं, इसके लिए डिवेंचर इशू किया जाता है। डिवेंचर इशू तो कंपनी पब्लिक से लोन लेने के लिए करती है, ताकि मार्केट से लेने से क्या होता है, इंटरेस्ट ज्यादा पड़ सकता है, इंटरेस्ट जबकि ज्यादा देना पब्लिक से। पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन डिवेंचर इशू क्यों होता है वो नहीं, मेरा क्वेश्चन है डिवेंचर ट्रस्टी क्यों बनाया गया। হ্যাঁ ম্যাম, मैम এটার জন্য इन्वेस्टर তো को যে ঠিক प्रोटेक्ट টাইমে करने যেন के लिए। তাদেরকে আর কি তাদের টাকা আর কি পেমেন্ট করে দেওয়া, মানে রিটার্ন ব্যাক যাতে পেয়ে যায়, যে কোম্পানি ডুবে গেছে বা কোনো ধরনের কোম্পানি কোনো ক্ষতি হয়েছে সেই বলে যেন তাদের টাকার কোনো মানে চোট যেন না হয় সেই জন্য। हाँ, ठीक है सर। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, डिवेंचर ट्रस्टी का मेन काम ये है कि वो पूरा कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करती है कि कंपनी कहीं झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, कंपनी सही चल रहा है कि नहीं, क्या आगे जाके इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, कहीं ऐसा तो कोई इश्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी देगी, मतलब बोल सकते हो गारंटी में सिक्योरिटी दो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी नहीं दे पाई तो फिर डिवेंचर ट्रस्टी कुछ हेल्प कर देगा, वैसा नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, कंपनी डिसोल्यूशन पे जा रहा है, तब तो एसिड वैसिड बेच के अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लॉस, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से कुछ गलत ट्रीट करने का कंपनी सोच रही है डिवेंचर होल्डर को, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए जो है हेल्प करती है, ठीक है। मेनली प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है। और जो डिवेंचर ट्रस्टी होता है वो क्या कौन होता है बता सकते हो? कैसे लोग डिवेंचर ट्रस्टी हो सकते हैं, मतलब क्या, मतलब पोजीशन नहीं, मतलब किनको डिवेंचर ट्रस्टी बना सकते हैं? मतलब एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन मैम को जो बनाया जाता सेबी है। से रजिस्टर्ड हो। हाँ, जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उनको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ नाम है, जैसे कि देखो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड, ठीक है, एक्सिस, मतलब बैंक वगैरह भी हो सकते, ठीक है, बैंक वगैरह को भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है। तो जो भी हो, बेसिकली इन्वेस्टर के बीच में, मैम मतलब ज्यादा डिवेंचर से ज्यादा होल्डर। ट्रस्टी तो मतलब कंपनी के सीईओ या फिर कोई हाँ, जो हाई। वो लोग को भी किया जा सकता है, कंपनी के मेंबर्स भी ट्रस्टी के मेंबर हो सकते हैं, मतलब डिवेंचर ट्रस्टी वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिवेंचर होल्डर और इनके बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, कंपनी शुड एग्जीक्यूट डिवेंचर ट्रस्ट डीड विद इन 60 days of allotment of debenture, 60 days of allotment of debenture। तो कंपनी जैसे ही डिवेंचर इशू करेगी, उसके बाद जैसे डिवेंचर, देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट शेयर के तरह इसमें भी होता है, तो जैसे ही अलॉटमेंट हो जाएगा डिवेंचर का, उसके बाद 60 days के अंदर ट्रस्टी डीड बन जाना चाहिए। मतलब ट्रस्टी के साथ, डीड का मतलब क्या होता है, जब कोई, हाँ, एग्रीमेंट रिटर्न में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीड, तो वो डीड बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर लिखते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम लाइफ ऑफ secured debenture should not exceed 10 years।
ठीक है, तो इसका मतलब डिवेंचर मैक्सिमम कितने समय के लिए हम लोग इशू कर सकते हैं? 10 साल, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिनके लिए टाइम लिमिट बढ़ाया गया है। कंपनी involved in setting up infrastructure. Infrastructure finance company। আচ্ছা ম্যাম, কোনো কিছু লিজের জন্য তো এটা 10 ইয়ার্স এর বেশি হতে পারে। লিজের জন্য বলতে মানে কোনো অনেক সময় কি হয়, কোম্পানি তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনো ল্যান্ড বা কোনো কিছুকে আর কি কেনা হয় না, প্রথমে লিজ নেওয়া হয়। তো সেটার জন্য যে এগ্রিমেন্ট করা হয় যে আপ টু 50 ইয়ার্স আমি জায়গাটাকে লিজের জন্য নেওয়া হলো। তো সেটাও তো ম্যাম হতে পারে না, ওটাও তো একটা মানে এক্সেপশনাল কেসের মধ্যে পড়ছে। লিজের জন্য কিনা আমি ওটা ঠিক বলতে পারছি না, তবে এইটা, এই যেগুলো লিখছি না, এগুলো কোম্পানি লতেই বলা আছে। এইগুলোর ওপরেই অ্যাপ্লিকেবল। अच्छा, अब ये सब कंपनी के लिए जो, अगर ये सब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, ये ए से लेकर डी तक जो भी लिखा है, इनके लिए जो लाइफ है वो 10 इयर्स नहीं होता है, वो होता है मैक्सिमम 30 इयर्स। ठीक है, लेकिन 30 इयर्स का टाइम किसको मिलेगा? अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, उनको क्यों ज्यादा टाइम दिया जाता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में मतलब कुछ बनेगा होगा, ठीक है, मतलब पहले तो डिवेंचर इशू होगा, उस पैसे को काम में लगाया जाएगा। अब एक दिन में थोड़ी ना कोई बिल्डिंग बन जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें एक टाइम लगता है। तो इनके लिए ज्यादा टाइम दिया गया है कि भाई आप पहले प्रॉपर्टी बना लो, फिर बेचो, पैसा आएगा तब ना वो लोग रीपे वगैरह करेंगे। तो इंटरेस्ट तो देते जाएंगे, लोन लिया इंटरेस्ट तो देते जाएंगे, बट रीपे का टाइम कितना हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 इयर्स। ठीक है, 10 इयर्स इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई चाहे तो 10 इयर्स कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इनको टाइम मिलता है 30 इयर्स के लिए। और अगर ऐसा कोई फाइनेंस कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी को फाइनेंस कर रही, ठीक है, तो फिर उनके लिए भी सेम बात एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। कंपनी परमिटेड बाय, या फिर ऐसा कोई कंपनी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक के तरफ से परमिशन है, उनके लिए ये टाइम लिमिट कितना हो सकता है? 30। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में नो लिमिट फॉर अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब जिसमें कोई मॉर्टगेज नहीं होगा। ठीक है, तो उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और सिक्योर्ड डिवेंचर शुड बी secured by
मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिक्योर डिवेंचर को किस तरीके के प्रॉपर्टी से सिक्योर कर सकते हो? मूवेबल इमूवेबल दोनों तरीके का प्रॉपर्टी से ही कर सकते हो। मूवेबल मतलब जैसे स्टॉक वगैरह हो गया, इमूवेबल मतलब जैसे लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब है। फिर 6th नंबर पॉइंट में लिखो, चार्ज ऑन सच शुड बी created in favor of debenture trustee। चार्ज का मतलब याद है, जब इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था तभी बोला था। चार्ज का मतलब वही, बोलो क्या है? मॉर्गेज, ठीक है। तो चार्ज ऑन सच शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। तो डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में करने का मतलब ही डिवेंचर होल्डर के फेवर में करना होता है। सच एसेट कैन बी, पॉइंट 1, द कंपनी इटसेल्फ। तो क्या क्या एसेट जो है मॉर्गेज जा सकता है? तो कंपनी का खुद का एसेट जो है वो मॉर्गेज में रख सकते हैं। इट्स होल्डिंग कंपनी, अगर कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसका एसेट भी मॉर्गेज में जा सकता है। इट्स सब्सिडियरी कंपनी और इट्स एसोसिएट कंपनी। तो क्या क्या एसेट चार्ज में जा सकता है? जो कंपनी डिवेंचर इशू करी उसका खुद का एसेट जा सकता है, उसके होल्डिंग का जा सकता है, उसके सब्सिडियरी का जा सकता है, उसके एसोसिएट कंपनी का जा सकता है। अब नेक्स्ट लिखो, डिवेंचर में बी रिडीम्ड बाय। कॉपी के बीच में लिखो, ठीक है, मिडिल। डिवेंचर में बी रिडीम्ड बाय बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस annual drawings after a certain number of year, any time after fixed number of year। ठीक है, तो देखो, बाय गिविंग स्पेसिफिक नोटिस, तो जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि जब रीपे करना था उसके पहले कर रहे हैं, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नोटिस दे सकते हैं कि हम लोग अपना
रीपे कर देना चाहते, ठीक है। एनुअल ड्राइंग्स मतलब इस पे क्वेश्चन किया था। एनुअल ड्राइंग्स मतलब था ना कि पहले साल जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना 100, फिर उसमें से कितना चला गया 20, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं करवाया तुम लोग, ठीक है। 100 था, फिर 20 रिडीम हुआ, कितना बचा 80, फिर 20 रिडीम हुआ, कितना बचा 60। तो एनुअल हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, ऐसा भी था ना कि अभी 100 लिया, फिर 5 साल बाद बोले हैं रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि 4 साल बाद कभी भी रिपे कर ऐसा, ये एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर, तो इन्होंने बोल दिया है कि 4 साल बाद कभी भी हम लोग रिपे कर देंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद लिखो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेथड्स ऑफ, अब नाम क्या क्या होता है, मेथड्स का नाम क्या होता है? पेमेंट इन लम्स, पेमेंट इन लमसम, इसमें तो क्वेश्चन किया था ना पेमेंट इन लमसम एक बार मतलब एक बार में 5 साल बाद जो देना है 5 साल बाद हम लोग पूरा पे कर देंगे। उस पे क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने कि उस केस में हम लोग लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं। हर साल 5 साल है तो 5 डिवाइडेड बाई 5 करके हर साल राइट ऑफ था, ठीक है। और अगर एनुअल ड्राइंग्स था तो उसमें रूल्स क्या था, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के रेशियो में, अभी जो तुम लोग को दिखाया 100, उसके बाद कितना 80, फिर उसके बाद क्या 60, ऐसे करके रेशियो में क्वेश्चन नहीं किया था। और उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में, या फिर उसको भी हम लोग 1:1:1:1:1 इस तरीके से रेशियो से कर सकते हैं। देखो याद आ रहा है तो 2 क्वेश्चन किया था आपको। फिर यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब यही वाला एनुअल ड्राइंग्स वाला, ठीक है। परचेज इन ओपन मार्केट for immediate cancellation, for immediate cancellation by conversion into share। देखो इसमें क्या होता है, ये तो समझ गए पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, और कन्वर्जन का मतलब वही अगर ऐसे बोल दे कि इतने साल बाद हम लोग इसको शेयर में, तो फिर वो तो ऑटोमेटिक रिडीम हो गया ना, जितना शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा उतना डिवेंचर तो बैलेंस शीट से हट जाएगा। और ओपन मार्केट से कंपनी क्या कर सकती है, खुद ही खुद का डिवेंचर परचेज कर सकती है, ठीक है। अगर कोई सेल कर रहा है तो उससे परचेज मतलब उसको बोलेगी कि भाई हम इतना पेमेंट कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर को कि मुझे बेच दो, फिर क्या करेगी खुद ही उसे कैंसिल कर दी, मतलब खरीदने से तो कैंसिल हो गया, मतलब कंपनी खुद ही अपने डिवेंचर का ओनर बन जाएगी, ठीक है। मतलब अपना डिवेंचर मार्केट से खरीद ली, फिर उसके बाद उसको कैंसिल कर दी खुद ही। अच्छा अब यहाँ पर डीआरआर और डीआरआई बनाने का रूल्स होता है, तो पहले लिखूं यहाँ पर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रूल, रूल 18 ऑफ
कंपनीज ब्रैकेट में शेयर एंड डिवेंचर amended rule 2019। एक टेबल बनाना है, उसमें 1 2 3 4 जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है तुमको। सेकंड वाले में ज्यादा जगह नहीं चाहिए, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए। इसमें लिखो बैंक AIFI regulated by RBI। other financial institution listed company, इसमें 3 का NBFC, HFC, other unlisted company, NBFC, HFC, other। TRR DRI इसमें क्रॉस, इसमें लिखना है सेम एज NBFC क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ 10%, इसमें भी वही सेम एज NBFC listed unlisted। लिस्टेड हुआ तो 15%, अनलिस्टेड हुआ तो क्रॉस 15%, 15%, 15%, उधर क्रॉस क्रॉस और 15%। ये रूल्स दिया है DRR और DRI के लिए, ठीक है। तो DRR का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व,
और डीआरआई का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। उसका रूल्स जो कंपनी में बोला हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट में जो बोला हुआ है, जो रूल 2019 में अमेंड हुआ था उसके हिसाब से, तो बोल रहा है कि अगर कोई बैंक है या फिर एआईएफआई है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, एआईएफआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, तो उनको डीआरआर नहीं बनाना है, ठीक है, उनको डीआरआई भी नहीं बनाना है। डीआरआर डीआरआई क्या है हम बता देते हैं। अभी ये देख लो कि किनको बनाना है किनको नहीं बनाना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो उसके ऊपर एनबीएफसी वाला रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो एनबीएफसी देख लो, तो बोल रहे हैं अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी और अदर है, तो उनको किसी को भी डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। तो अगर इसमें रूल्स एनबीएफसी जैसा लगेगा तो इसीलिए सेम एज एनबीएफसी, मतलब इनको बनाना है कि नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, मतलब इसमें भी डीआरआर क्या हो जाएगा, क्रॉस, मतलब सेम एज एनबीएफसी का मतलब हो गया, तो इसमें भी तो क्रॉस ही हो गया ना। लिस्टेड कंपनी अगर एनबीएफसी एचएफसी ही आता है, अनलिस्टेड कंपनी अगर एनबीएफसी है एचएफसी है और अदर है, तो उसमें देखो बोल रहा है कि डीआरआर नहीं बनाना है एनबीएफसी को, अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी को, लेकिन अगर अनलिस्टेड अदर है तो कितना बनाना है, और डीआरआई इनको तो बनाना नहीं है, दोनों में से कुछ भी। अच्छा, अब इस पे भी सेम एज एनबीएफसी, तो एनबीएफसी का रूल्स देखो, तो लिस्टेड एनबीएफसी अगर है तो 15%, अगर एचएफसी है तो भी 15%, अदर है तो भी 15%, और अनलिस्टेड एनबीएफसी को नहीं बनाना है, एचएफसी को नहीं बनाना है, अदर है तो 15%, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एज एनबीएफसी का मतलब क्या हो जाएगा, डीआरआई के केस में क्या रूल्स होगा, अगर लिस्टेड एनबीएफसी है तो कितना बनेगा, 15%। देखो मैंने वही लिखा है, एनबीएफसी बोल के दो लाइन लगा दिया, लिस्टेड होने से 15%, और अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो फिर क्या नहीं बनाना है, तो क्रॉस, ये वही चीज यहाँ पर बना दिया। अब ये तो बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, इसको देखो किस तरीके से याद रखोगे। तो डीआरआर किनको बनाना है और डीआरआई किनको बनाना है, अगर हम लोग समरी करके बोले तो डीआरआर किसको बनाना है बोलो तो, सिर्फ अनलिस्टेड अदर, बस इतना ही याद रखना है। मतलब कैलकुलेशन करने के लिए इतना रखोगे तो हो जाएगा। अनलिस्टेड अदर कंपनी को बनाना है, वो भी कितना परसेंट, 10%। और डीआरआई किनको बनाना है चेक करो, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड अदर, ठीक है, तो लिखो लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड में ये तीनों आ जाएगा वो याद रखना है, एंड अनलिस्टेड अदर कितना बनाना है, इसमें रेट एक ही है, ठीक है, एक 10 और एक 15, डीआरआर के लिए 10 और डीआरआई के लिए 15। अच्छा, अब डीआरआर क्या है, मतलब कैसे क्रिएट होगा वो देख लो। तो ये लिख लिया, ये वाला याद रखने से कैलकुलेशन हो जाए, हो गया ये वाला। तो नेक्स्ट लिखो डीआरआर। Who has to create, how much created out of free reserve, when should DRR be created। अच्छा, कौन क्रिएट करेगा, अभी लिखा था वहीं से देख के बता दो। अनलिस्टेड अदर, अनलिस्टेड अदर। अच्छा, कितना क्रिएट होगा वो भी पता है हम लोग को, 10%, लेकिन 10% किस चीज के ऊपर कैलकुलेट होगा, परसेंटेज तो पता है, बट 10% ऑफ क्या होना चाहिए, हाँ 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, जो डिवेंचर अभी तक रिडीम नहीं हुआ, मतलब जितना लोन मेरा पड़ा हुआ, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व होता है, इसमें लिख लो
फ्री रिजर्व का मतलब जो कि डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो क्या क्या होता है, पीएल होता है, जनरल रिजर्व होता है। और डीआरआर क्रिएट कब करके रखना है, मतलब ये तो समझ गए कि अनलिस्टेड अदर कंपनी है तो वो क्रिएट करेगा, कितना करेगा, जितना लोन लिया उसके ऊपर 10% करेगा। कहाँ से करेगा, फ्री रिजर्व से करेगा, लेकिन कब करेगा, हाँ जब, मतलब स्टार्टिंग में कर, मतलब रिडेम्पशन के पहले कभी भी कर सकते, ठीक है। तो एनी टाइम, लेकिन मैं जब डिबेंचर हम लोग इशू करेंगे उसी टाइम एक रिजर्व बना के रख लेंगे सेफ्टी के लिए। वो तो किया जा ही सकता है, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो रिडेम्पशन के पहले तो करना ही करना है, ठीक है, मतलब लॉ के हिसाब से। बाकी हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तब स्टार्टिंग से ही बना लिया जाएगा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से। हाँ, पैसे का जुगाड़ के लिए किया जाता है, अब वो कंपनी का रिस्क है, ठीक है, लेकिन बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। तो एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। अब DRI लिखो, DRI ऐसा भी कुछ तो परसेंटेज पर भी और कुछ बात होती है। मैं अक्सर वही जब पढ़ी थी तो ऐसे था 25%, 50%, 100% होता है। क्या चीज, ये डिबेंचर डिबेंचर रिजर्व। नहीं ये 10%, ये रूल्स तो 2019 वाला है, 10%, 100%, इसमें नहीं पढ़े थे। ये क्या हो गया, पेज खत्म हो गया वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा कलर कैसे फिर वो चेंज, ऐसा भी हुआ था। ठीक है अलग अलग। नहीं ये पेज खत्म हो गया इसमें, वो तो दूसरा ओपन करिए, लेकिन इस पे क्लिक करते ही खत्म तो नहीं होना चाहिए, 100 तो पेज रहते हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा अच्छे से। कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ ये पूरा बंद हो गया, हैंग कर दिया। ऐड हो जाएगा मेरे कुछ, हैंग कर DRI, DRI में लिखो who has to create, फिर how much, out of what, when should, amount be invested। हाँ बोलो, देख के ही बता दो DRI कौन कौन बनाएगा। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड अदर, अभी लिखा था ना हम लोगों ने। और कितना बनेगा, 15% ऑफ डिवेंचर जो मैच्योर होगा, ठीक है, मतलब जो रिडीम होगा एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल
ईयर। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझाए, टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ₹10 लाख, ठीक है। रिडीम करना है इस साल के लिए 6 लाख। ऐसा हो ही सकता है अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में रिडीम करें 6 लाख, ठीक है, तो फिर कितना DRI बनेगा? हाँ, इस पे 15% करने पे जितना आ जाएगा उतना, ठीक है, वही लिखा हुआ है देखो, 15% ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग एट द एंड ऑफ द जिस करेंट फाइनेंशियल ईयर में जितना रिडीम होगा, ठीक है। तो बोलो कितना हो रहा है ये? 90,000, ठीक है। अब कहाँ से ये वाला बनता है DRI? DRI का मतलब क्या? डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या होता है? मतलब कंपनी क्या करती है, जो रिजर्व बना रही है उसी पैसे को क्या करती है, रखने से थोड़ी ना बढ़ेगा, उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देती है ताकि इंटरेस्ट आता रहे, तो पैसा थोड़ा बढ़ जाए। घर मतलब कंपनी में पड़े पड़े थोड़ी ना बढ़ेगा। कंपनी एक साइड रिजर्व बना रही, तो रिजर्व में थोड़ी ना पैसा बढ़ता है, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देगी। हाँ, इन्वेस्ट कर देगी तो वो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं, इसमें पहले लिख लो ऑन और बिफोर, कब ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है? ऑन और बिफोर 30th April ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ विच एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड। जैसे मान लो 31 March 2023, ठीक है, इस डेट पे डिवेंचर रिडीम हो। अब इसका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 April 2022, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 30th April जब आएगा उसके बीच में, ठीक है, मतलब उसके पहले ऑन और उस डेट में या फिर उसके आगे के किसी भी डेट में हमें क्या करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर में डिवेंचर रिडीम होगा उस पीरियड में हमें DRI बनानी है, ठीक है। ऑन और बिफोर 30th April ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड। तो ये हो गया। अच्छा, सपोज सिर्फ 90% भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस में बिजनेस में इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस हम लोग रख सकते हैं। अब एंट्री लिख लो। अभी कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी का? कोई कोई भी स्कीम कर सकता है, कोई बॉन्ड खरीद सकता है, कुछ और खरीद सकता है, जो ठीक लगेगा कंपनी। एक बार अगर बनाए मतलब कुछ परसेंट इन्वेस्ट करें वो सारा बिजनेस पर ये भी तो ऐसा पूरा अगर इन्वेस्ट कर देगा, देखो रिजर्व में भी तो लिमिटेड ही रखना है। अगर हम अपना घर का पूरा पैसे ही कहीं ना कहीं लगा देंगे कि हम ये LIC कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर मेरे मेरे डे टू डे बिजनेस कैसे चले? मतलब मेरा डेली का खाना ये खर्चा कहाँ से चलेगा? हम लोग थोड़ी सारा पैसा रिजर्व में लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, इसलिए 10%। और 15% बोला है, जितना आपने लोन लिया है उसका 15% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने से ये है ना कि कंपनी को भी थोड़ा सा प्रेशर कम होगा ना, कि उसके पास भी इंटरेस्ट से कुछ अमाउंट आ जाएगा, तो उसके पास भी तो पैसा बढ़ेगा। पूरा करने से तो फिर पैसा सारा बिजनेस में कहाँ से लगाएगा? फिर पूरा कर देने से तो पैसा बचेगा ही नहीं, ठीक है। पूरा करने से पैसा नहीं बचेगा ना। तो कोई गाइड नहीं कर सकता, मेरा कॉन्सेप्ट है कि पूरा बिजनेस पे लगा दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा ना। DRR देखो, DRR से ही तो इन्वेस्ट, DRR तो बनाना ही है, रिजर्व में तो वो तो रखना ही है, नहीं तो डिवेंचर का रूल्स ही तो फॉलो नहीं होगा। वो तो कंपनीज एक्ट नहीं बोल दिया कि DRR बनाना पड़ेगा ही, तो फिर DRR तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्ट कर दो तो उसके लिए तो वो तो वैसे ही रिजर्व में पड़ा हुआ रहेगा, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, उतना तो मुझे बना के रखना है।
एंट्री, ये आउट ऑफ वर्क, तो ये वाला रहने दो। अच्छा, ये वाला लिखो, ये कहाँ से क्रिएट होगा लिखो। अ, इसको हम लोग ना देखो, ये रिजर्व से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो देखो हम बताते हैं, या क्वेश्चन से देखने से समझ गए कैसे क्रिएट होता है। क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। बस जर्नल एंट्री बता के बोलते, जैसे देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, यानी जो भी है, ठीक है। वो तो रूल्स हम लोग देख लेंगे। एज ऑन 31st December 2021, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिवेंचर ऑफ 100, मतलब कंपनी ने कितना डिवेंचर इशू किया है, 10,000 डिवेंचर, वो भी मॉर्गेज वाला, मतलब सिक्योर। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना बना के रखा है इन्होंने, 50,000। अब बोलो डीआरआर का रूल्स क्या सीखा, कितना बनाना पड़ता है, 10%, तो डीआरआई ना, डीआरआर कितना बनता है, 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितना है, मतलब कितना होता है, वन लाख होता है, लेकिन इन्होंने कितना रिजर्व में रखा है, तो फिर इनको और भी बनाना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब बोल रहा है देखो, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद ए शेड्यूल बैंक, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, बैंक में कर किया, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन 1,50,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल 31st December एवरी ईयर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये कितने का किया है, अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 31st December एवरी ईयर मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट है। अब डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा वो मैं नहीं बोला है। बैंक बैलेंस कितना है कंपनी का, the interest on debenture had been paid up to 31st December 2021. On Feb 28, 2022, the investment were realized at par. Investment बेच देगा, जैसे ही रिडेम्पशन करने का सोचेगा तब क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट, एंड द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ एट 101, मतलब प्रीमियम में, टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट अगर कुछ है तो, राइट ऑफ द कंसर्न लेजर एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है। टैक्स तो कुछ बोला ही नहीं है, और बोला है कि बैंकिंग वाला पॉइंट, बैंक ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड करके दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो ऐसे आउट ऑफ वर्ड मतलब क्या, कहां से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डीआरआर, डीआरआर जो बनेगा वहां से क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब एंट्रीज में सबसे पहले डीआरआर क्रिएट करेंगे, कहां से होता है, रिजर्व सरप्लस से, तो फ्री रिजर्व से, तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये मैंने डीईआर लिख दिया, पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो तुम लोग, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फिर किसी तरीके का फ्री रिजर्व, एफ/आर फ्री रिजर्व है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फ्री रिजर्व। टू डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर इसको बोलते हैं डीआरएफ, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, ठीक है। या फिर बोल सकते हो एसएफ, यानी सिंकिंग फंड। जैसे डिप्रिशिएशन में कभी अगर पढ़े हो, सिंकिंग फंड कंसेप्ट होता है, तो वहां भी ऐसा ही, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, और ये वाला नाम तो पहले ही बोल दिया है तो ये और नहीं लिखा मैंने, डीआरआर, ठीक है। ये फ्री रिजर्व लिखा है अगर किसी को नहीं समझ पाए, और ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। फिर नेक्स्ट लिखो, अब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक,
फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी जो क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ के देखो, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट कहाँ जाता है, कहाँ क्लोज होते हैं? पीएल, पीएल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पीएल में क्रेडिट होगा। इसमें एक नोट लिखना पड़ेगा, ये पीएल वाले कंसेप्ट में एक नोट लिख लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीआरआई, इंटरेस्ट received on DRI is generally not reinvested, but it is used in business, hence credited to PL. Hence credited to PL. ये बात समझ लिखना पड़ेगा, ये बात समझ लिखना पड़ेगा। ये पीएल में क्यों गया वो समझाने के लिए लिखा है मैंने। पीएल में क्यों गया, क्योंकि नॉर्मली ये बिजनेस का कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट थोड़ी है कि पीएल में जा रहा है। मतलब हम लोग क्या कोई इंटरेस्ट मिलने का काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए, मतलब ये री इन्वेस्ट भी तो कर सकते थे। मतलब मैंने किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया डीआरआई, तो 100 रुपए में 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला पहले साल। अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए मैंने करके रखा है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मेरा जो अमाउंट है उसमें 10 ऐड करके हम बोल सकते हैं मेरा अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब इस पे अब हम लोग बोलेंगे कि इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम री इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, तो मेरा इंटरेस्ट भी तो बढ़ सकता है अगर कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट मिल रहा है तो, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, इस पैसे को बिजनेस में लगा दिया जाता है, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट ना होके कहाँ हो रहा है? पीएल में, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा, सीधा बिजनेस में पीएल बोल के चार्ज होगा। मतलब इस पैसे को हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पीएल, वही लिखा हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीआरआई इज जनरली नॉट री इन्वेस्टेड। री इन्वेस्ट अगर होता तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होता बोलो तो? हाँ, टू इन्वेस्ट मतलब उसमें हम लोग क्रेडिट करते इन्वेस्टमेंट में, मतलब ये डीआरआई में ही क्रेडिट हो जाता। डीआरआई में क्या हो जाता, उसके वैल्यू में क्रेडिट हो जाता, बट उसकी जगह पीएल, पीएल में देने का मतलब तो प्रॉफिट में चला गया, प्रॉफिट में चला गया तो बिजनेस के यूज में आ गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर में एंट्री, अब डिवेंचर को ड्यू करना है तो परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम में रिडीम होगा तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वैसे होल्डर। सिक्स नंबर में अब प्रीमियम जो है उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे पीएल से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। मतलब फ्री रिजर्व से पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। सेवेंथ नंबर में इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, जैसे ही रिडेम्पशन के लिए तो डीआरआई बनाया था, तो डीआरआई बेचेंगे तो बेचने से क्या मिलेगा? पैसा। जब खरीदा तब पैसा गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा? टू डीआरआई, इन्वेस्टमेंट चला गया, जैसे इन्वेस्टमेंट बेचने से बैंक टू इन्वेस्टमेंट वैसे ही हुआ। और इसमें बेच के अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कहाँ ट्रांसफर होगा? जहां से ये डीआरआई बना था, मतलब डीआरआर में ट्रांसफर हो, ठीक है। तो अगर लॉस हुआ तो कहाँ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी कहाँ जाएगा? डीआरआर। तो प्रॉफिट होने से क्रेडिट और लॉस होने से डेबिट, क्योंकि वहां से पैसा लिया है तो वहीं पर चला जाए इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। और एक लास्ट एंट्री, उसमें हम लोग क्या कर देंगे? पे कर देंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट
डेबिट टू बैंक। ठीक है, और अगर नरेशन लिखना है इसमें हो जाएगा बीइंग डिवेंचर होल्डर ड्यू। ठीक है, इसमें हो जाएगा बीइंग डिवेंचर होल्डर पेड। यहाँ पर हो जाएगा बीइंग DRI सोल्ड। यहाँ पर बीइंग प्रीमियम रिटर्न। ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग खुद से, बीइंग प्रीमियम रिटर्न। और इसके आगे का नरेशन, इसमें लिखना है बीइंग DRR क्रिएटेड, इसमें बीइंग DRI परचेज, और इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इसमें बीइंग ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू। अगर लिख लिया है तो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिख लियो, पहले इलास्ट्रेशन 2 करते हैं। देखो ये थोड़ा सा आसान है, उसमें थोड़ा और भी पॉइंट है, तो पहले 2 करते फिर 1 करें। 1 करेंगे, पहले 2 करते। तो 2 में क्या प्रिपेयर करने बोला है, देखो हम लोग को लेजर बनाने बोला, क्योंकि अकाउंट बोल रहा है ना, डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। DRR अकाउंट, DRRI मतलब DRI भी लिख सकते हो, DRRI एक ही बात है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, बैंक और डिवेंचर होल्डर। तो ये सब अकाउंट है, एक लोग प्रोस्पेक्ट और लेजर। तो लेजर पहले बनाओ, क्या क्या बनाना पड़ेगा। डिवेंचर अकाउंट इलास्ट्रेशन, डिवेंचर अकाउंट, फिर था DRR अकाउंट, फिर DRRI अकाउंट, और बैंक और डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट पेज में बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर क्वेश्चन देखने के लिए। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC। तो पहले रूल सोच लो कि इसके ऊपर DRR और DRI का क्या होगा। तो DRR का क्या रूल्स, तो इसमें होगा अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ही तो हो गया। ठीक है, तो इसमें 10% क्रिएट होगा और 15% भी होगा। ठीक है, तो ये इसमें दोनों चीजें क्रिएट होगा, इसका कोई ना नहीं है, ना वाला क्वेश्चन देगा नहीं तुम्हें, ना होगा तो फिर करोगे क्या। ठीक है, तो इसका मतलब सभी में होगा मान के चलो, फिर भी देख लेना सीखा है तो। अच्छा, अब देखो 12% डिवेंचर कितना है, 1 अप्रैल को डिवेंचर दिख रहा है कितना, 7,50,000। बैलेंस ऑफ DRR मतलब पहले भी इनका DRR का बैलेंस पड़ा हुआ 25,000। अच्छा, DRRI जो है 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाई 10%, 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड। तो इन्होंने बॉन्ड खरीदा था, सिक्योर्ड बॉन्ड खरीदा था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1125, ठीक है, 100 करके, तो 112500 हो गया, ठीक है। 10% इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द DRR, मतलब रिजर्व में हर साल कितना पैसा डाला जाता है, हर साल 31 मार्च को दिया जाता है। कितना दिया जाएगा, जितना हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कितना हो रहा है। ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक कितना है, 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। किस चीज का इंटरेस्ट, ये नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का, मतलब DRI का, ठीक है। फिर बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार, अब जब जरूरत पड़ा तो बेच दिया ना, रिडेम्पशन के टाइम पे पार पे बिका है, मतलब जितना वैल्यू उतने पे ही बिका है, तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट, तो डिवेंचर कैसे रिडीम होगा, 10% प्रीमियम। अब ये सब अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कब बोला है, 31 मार्च 2022 में ये सब लेजर बनेगा। तो ये डिवेंचर का बैलेंस ओपनिंग हो गया। ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, डिवेंचर पर, हाँ, क्योंकि लोन है ना, लाइबिलिटी है, तो फिर क्या लिखेंगे, वन, ये डेट क्या हो जाएगा, 1/4/21 बाई बैलेंस BD 7,50,000। अच्छा, ये 12% डिबेंचर चाहो तो लिख सकते हैं। उसके बाद DRR का बैलेंस, तो DRR का बैलेंस किधर जाएगा, बाई होगा, हर एक रिजर्व लाइबिलिटी होता है, तो फिर बाई बैलेंस BD 25,000। और DRRI का ये किधर जाएगा, हाँ, ये किधर जाएगा, डेबिट से टू बैलेंस BD 1,12,500। फिर यहाँ पर अब DRR देखो कितना कितना बनना चाहिए, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, बनना तो चाहिए वो तो पता चल गया, अब कितना होना चाहिए वो देखो, कहाँ पर लिखे, नेक्स्ट वाले पेज में देखो। DRR पहले हमें कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, DRR कितना बनना चाहिए, 10%, ठीक है। तो 10% मतलब इस केस में कितना हो जाएगा, तो 10% ऑफ कितना बोला है, DRR का क्या बोला है, जितना डिवेंचर हम लोग रिडीम करेंगे उसका 10%, 7,50,000। हाँ, लेकिन प्रीमियम नहीं लेना, नॉमिनल वैल्यू पे ही 7,50,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 75,000। ये क्रिएट करना पड़ेगा। और DRI कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। क्या वो 15% है, देखो तो 15% ऑफ किसका होना चाहिए, जो डिवेंचर रिडीम होगा उसी पे। तो 7.5 लाख पे कितना होना चाहिए, 15% कितना होगा, अगर कम होता तो हमें और क्रिएट करना पड़ता, ठीक है। ये और फिर 75 में 25 तो बैलेंस है, तो अभी क्या 75 पे क्लिक करना होगा कि डिडक्ट करते हैं? না, ওটা বলছে না, বলছে এই যে এটা অলরেডি আছে না, 25,000 অলরেডি ক্রিয়েটেড আছে, তো সেটা ইউজ করছে। তো DRI, এটা তো DRR এ আছে 25,000। हाँ, तो फिर हम लोग कम करेंगे, ठीक है। इसका कितना बना हुआ है, हमें कितना चाहिए, 75,000, तो पहले से है तो कम करेंगे, तो कितना इस बार क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना, DRR ही तो क्रिएट करना है, तो क्रिएट करेंगे ईयर एंड में 31 मार्च 2022। क्या लिखेंगे, कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास क्या है हमें नहीं पता, जनरल रिजर्व है, PLA क्या है, तो कुछ भी लिख सकते हो फ्री रिजर्व में, या तो जनरल रिजर्व लिख सकते हो या तो PL लिख सकते हो। तो हम दोनों ही स्लैश देके लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो, ठीक है, कोई भी एक ही लिखना होगा। तो टोटल कितना होना चाहिए, 75,000, तो यहाँ पर ये बनना कितना चाहिए, 50,000, ठीक है, ये 50,000 में। अच्छा, अब
DRI, इसमें देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी जितना होना चाहिए उतना हमारे पास है, अब इसको बेच दिया है। कब बेचा है? 31 मार्च को। यहाँ पर investment से Reliance कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो फिर हम लोग ये मानेंगे ना, जब रिडीम हो रहा है उसके पहले पहले, मतलब ईयर एंड ही कर देते हैं, मतलब रिडीम होगा उसी टाइम पे बेचा होगा, जब जरूरत पड़ेगा तभी ना बेचेगा। तो 22 क्या लिखेंगे? बेचने से क्या एंट्री होगा? बाई बार में ही बिका है तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ होगा नहीं, तो बाई बैंक कितना अमाउंट आएगा? यही वाला हो जाएगा ना, 1,12,500, यही वाला। अच्छा, अब बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? बैलेंस था ना पहले बैंक में, non 9 लाख, ये वाला बैलेंस एट बैंक 7 लाख, तो 9 लाख, 9 लाख के पीछे। तो अगर आगे काम होने के लिए कुछ नहीं ना 9 लाख के स्टेशन 1 में अच्छा, 31 March 2022 टू बैलेंस BD 7,50,000, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम लोगों ने एक बैंक का एंट्री किया ना, उसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। बिका, इन्वेस्टमेंट बिका ना, कितने में? 1,12,500। तो हम लोगों ने क्या लिखा? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में सॉरी बैंक में क्या हो जाएगा? टू DRI, और उसके पहले इन्वेस्ट इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, तो मैंने ना इसको नीचे लिखा है, तुम लोग भी नीचे लिखो तो सही रहेगा। पहले तो इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा उसके बाद ही ना बेचेगा, तो डेट वैसे सेम ही है क्योंकि कुछ डेट बोला नहीं है, तो मैंने ईयर एंड में सारा दिखा दिया है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%, तो 1,12,500 पे 10% कितना हो जाएगा? 11,250 लिखेंगे। क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हो गया। अच्छा, अब डिवेंचर होल्डर का क्या एंट्री होता है? बोलो, डिवेंचर होल्डर को पहले ड्यू करते हैं, अभी तो दिखा है क्या होता है। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर में क्या क्या लिखेंगे? बोलो, अभी तो जो एंट्री सिखा है उसमें ही तो लिखा है। परसेंटेज ऑफ डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई 12% डिवेंचर 7,50,000 बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 7,50,000 पे 101 10%, 101 7.5 लाख पे 75,000। अच्छा, अब ये 12% डिवेंचर में क्रॉस पोस्टिंग होगा। टू क्या लिखोगे? टू डिवेंचर होल्डर, यहाँ पर लिखो टू डिवेंचर होल्डर, कितना? 7,50,000। अब देखो एक एक करके क्लोज कर देते, हो ही गया। तो डिवेंचर जो अकाउंट है उसमें हम लोगों को पहले दिखा कि हमारा कितना लोन था? 7,50,000, वो हम लोग पे करेंगे बोल के डिवेंचर होल्डर को क्या कर दिए हैं? ड्यू, इसमें ड्यू हुआ। देखो, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, तो ड्यू हुआ, ठीक है। जब पे करोगे तो उसका इम्पैक्ट डिवेंचर होल्डर टू बैंक होगा, तो बैंक में आएगा और डिवेंचर होल्डर में आएगा। अच्छा, अब ये DRR को कैसे क्लोज करेंगे? टू साइड में आएगा, टू बैलेंस बोल के नहीं लिखना है, ये हमेशा ट्रांसफर होता है जनरल रिजर्व में, ये याद रखना है, ये हम लिखवाना भूल गए नोट में, ठीक है। ये हमेशा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल रिजर्व। ये रूल्स है कि DRR का अमाउंट बाद में कहाँ ट्रांसफर करना है, जितना अमाउंट था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। मतलब ये क्लोज होगा जनरल रिजर्व में जाकर। अच्छा, इसके बाद ये वाला तो क्लोज हो ही जा रहा है, 1,12,500, ये वाला 1,12,500। अच्छा, और ये इंटरेस्ट
डिबेंचर होल्डर्स उसका तो अकाउंट बनाने नहीं बोला, उसका अकाउंट होगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो, लेकिन वो तो बनाने नहीं बोला है, तो बैंक में उसका इम्पैक्ट हम लोग अभी नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें इसका डिवेंचर होल्डर टू क्या हो जाएगा, बैंक, तो लिखो टू बैंक, कितना हो रहा है दोनों मिला के 8,25,000, 8,25,000, 8,25,000। अब ये बैंक में क्रॉस पोस्टिंग बाई डिवेंचर होल्डर 8,25,000। तब ये बैंक ऐसे ही क्लोज हो जाएगा जितना हुआ है, बाकी बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे ईयर एंड में। $8,73,750 8,73,750 और बैलेंस करके 48,750। इलास्ट्रेशन 1 ये कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन प्रोफेसर ने क्या बोला था, 6% मॉर्गेज 10,000 डिवेंचर 100 ईच जो है इन्होंने इशू किया है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000 इन्वेस्टेड इन deposits with a scheduled bank free from any charge or lien 1,50,000 at interest 4% per annum receivable on 31st December every year। बैंक बैलेंस 9 लाख, इंटरेस्ट जो है वो कब तक का पे है, 31st December 2021, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को इसमें बोला है जर्नल एंट्री लेजर बनाने के लिए, ठीक है, लेजर बनाने के लिए बोला है, तो क्या क्या लेजर होगा, तो उसके लिए तो एंट्री पता होना चाहिए, तब ना तुम लोग समझोगे कि क्या क्या लेजर होना चाहिए। तो एंट्री बोला नहीं, हम लोग एक बार एंट्री करते हैं खुद से, ठीक है। देख, सबसे पहले क्या बनाओगे, देखो 4 स्टेप में, सबसे पहले डीआरआर, फिर डीआरआई, ये चेक करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, मतलब डीआरआई को बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। ये 4 स्टेप, डीआरआर, डीआरआई सेल, डीआरआर, डीआरआई सेल, देन रिडीम। बस, तो पहले डी आर आर बनेगा। अच्छा, अब डीआरआर कितना बनेगा बोलो, इसका देख लो, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, इसका भी कितना बनेगा भाई, 10%। तो बोलो 10% यानी कितना होगा, 1 लाख, लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, तो कितना बनेगा 50,000। तो कहाँ से बनाओगे, पीएल या जनरल रिजर्व, ये सबसे, तो पीएल से बना लेते। चलो, यहाँ कुछ बोला नहीं है क्या है, मतलब इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिया नहीं है कि इनके पास क्या है, पीएल लिख लो, पीएल अकाउंट डेबिट 50,000 टू डीआरआर, ठीक है। जर्नल एंट्री करने बोला नहीं, ये तो मतलब ऐसे ही बनवा दे रहे, ठीक है, ताकि तुम लोग को लेजर करने में हेल्प हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इन्होंने डीआरआई चेक करो कितना होना चाहिए, 1 लाख पे 15,000 ये बना हुआ है, ठीक है, तो एग्जैक्ट ही बना हुआ है। इस पे इंटरेस्ट रिसिप्ट होता है कब, 31st दिसंबर एवरी ईयर। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना है कि कब ये इन्वेस्टमेंट बिक जा रहा है, 28 में, ये देखो, तो उसके पहले तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो किसी एक साल में कितना तक इंटरेस्ट मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर है ना, नहीं फाइनेंशियल ईयर है कि नहीं देख लेते, दिसंबर ही तो बोल रखा है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st December, तो दिसंबर है इनका, फाइनेंशियल ईयर तो नहीं होगा, तो इसका मतलब कितना होगा, तो 2 months होगा। और कुछ ऊपर assumption भी लिख देंगे क्या, assuming the sun follows calendar year।
नहीं, ये तो अगर दिसंबर 31 बोल रहा है तो कैलेंडर ईयर ही हुआ ना, क्योंकि उनका बैलेंस अगर ये दिख रहा है, मतलब उनका बैलेंस शीट अगर 31 दिसंबर का है तो फिर क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है कि कैलेंडर ईयर है, तो एजम्पशन का जरूरत है। हाँ, 2 मंथ्स ही हो रहा है, फिर 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना, हमें तो इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख का 1.5 लाख तो बना हुआ है, तो अभी हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 लाख के 4% करके 2 मंथ्स का कितना होगा? हम एंट्री लिखते, तुम लोग अमाउंट बताना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डी 1000, सही है। 1,50,000 इंटू 4% इंटू 2/12, तो कितना हो जाएगा 1000। अब ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा वो भी लिख पाए, इंटरेस्ट ऑन DRI टू PL, PL में क्लोज होगा, नोट देके करवाए, PL में क्लोज। अच्छा, अब देखो DRR बन गया, DRI बना हुआ था, DRR जितना जरूरत बना लिया, DRI जो है जितना बना हुआ था उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, अब DRI को बेचेंगे रिडीम करने के लिए तो पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, अच्छा कैसे बिकेगा कुछ बोला था, पार में कि प्रीमियम में, कुछ नहीं बोलने से पार पे ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं, रियलाइज्ड बोल दिया है, देखो रियलाइज्ड एट पार, तो फिर कितना मिलेगा 1.5 लाख ही मिलेगा, 1.5 लाख का 1.5 लाख ही मिल जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद अब देखो डिवेंचर होल्डर का यहाँ एक्रू इंटरेस्ट भी चेक करने बोला है ना, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कब दिया जाता है देखते हैं। 6% तो इंटरेस्ट रेट है, देने का जो प्रोसेस है वो क्या बोल रखा है, ये तो इस पे बोल Interest on debentures had been paid up to 31st December 2021. यहाँ तक का दिया हुआ, ठीक है। तो फिर अब कितना ड्यू होगा, वो भी 2 मंथ्स का ही हो रहा है, फिर जैन फेब, ठीक है 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का कैसे निकालेंगे, 1 लाख हो रहा है ना डिवेंचर, 1 लाख की 10 लाख हो रहा है, 10 लाख इंटू 6% इंटू 2/12 करके देखो कितना आ रहा है। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अब ये डेबिट हो रहा है क्योंकि ये तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है ना, कत হচ্ছে 10 है टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 डिवेंचर इंटू 100 करके इंटू 6% इंटू 2/12। अब पे होने पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 10,000, ये इंटरेस्ट का ही एंट्री कर रहे हैं, ड्यू हो गया फिर से हम लोग पे कर दे रहे। अब ये वाला कहाँ क्लोज होगा, PL में, लोन का तो है, लोन का इंटरेस्ट PL डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, इसमें डेबिट हो रहा है क्योंकि ये तो एक्सपेंस है ना 10,000। अच्छा, अब डिवेंचर को ड्यू करो, क्या लिखोगे 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 10 लाख था, फिर प्रीमियम, प्रीमियम अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम कितना है, कितना करके बोला 101, तो 1 करके है तो 10,000 पे 1, 10,000 है ना डिवेंचर, 10,000 इंटू 100 है तो 10,000 पे 1 कितना हो जाएगा 10,000 टू डिवेंचर होल्डर, तो उसमें कितना करके होगा, ये एंट्री 101 पे होगा, 10,000 इंटू 101, ये 101 का एंट्री, ये 1 का एंट्री, ये 100 का। अच्छा, हाँ बोले कितने, एक्चुअली 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, PL को सॉरी मतलब ये प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, तो PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000। अच्छा, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बैंक,
10th नंबर में लिख लो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर ही लिख लो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। वो अमाउंट कितना होगा 10 लाख 10,000। ठीक है, ये रफली कर लिया क्योंकि बोला भी नहीं था हमें ये करने के लिए, हमें तो बोला है कि नेसेसरी लेजर बनाओ, ऐसा कुछ बोला था। ठीक है। बैंक। हाँ तो फिर बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे इसका मतलब। ठीक है, तो क्या क्या लेजर बनेगा, एक तो डीआरआर का बन जाएगा। ठीक है, पीएल बना के कोई फायदा नहीं, पीएल क्लोज ही होगा नहीं। ठीक है, पीएल का सारा डिटेल्स तो है नहीं, तो नेसेसरी में मुझे नहीं लगता पीएल बनाना चाहिए हमें। तो क्या क्या बनाएंगे, डीआरआर डीआरआर डिवेंचर इंटरेस्ट बना सकते हो, लिखा है तो। और इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। बैंक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो एग्जाम में मत बनाओ, अभी सीखने के लिए बना लेते हैं। अच्छा सबसे पहले हम लोग डिवेंचर अकाउंट बना लेते हैं। 6% मॉर्टगेज डिवेंचर, ये एंट्री में नहीं है लेकिन ये बना लिया। ठीक है, इसको बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी ये सब लिख देंगे और फिर अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो डीआरआर बनेगा और डीआरआई बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी बना सकते हो। ठीक है इसमें तो बना लेंगे। ये लो, ये आगे पीछे हो गया कुछ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बना लो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, DRRI डिवेंचर इंटरेस्ट। और क्या बनेगा, DRR और बैंक। बस नेसेसरी में ये इतना काफी। हाँ वो भी बना, डिवेंचर होल्डर। मेन मेन बन गया ना, देखो एंट्री देख लो, मेन मेन सभी बन गए है ना। एंट्री में डीआरआर था, बैंक था, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई वो भी बना सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई बना, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, इंटरेस्ट ऑन डीआर, ये भी बन जाएगा। अब एक एक करके पोस्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने ये डिवेंचर लिखा है, तो डिवेंचर 31 दिसंबर 2021 में कितना दिख रहा था, 10 लाख, तो बाई बैलेंस बीडी लोन है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 बाई बैलेंस बीडी 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10। अच्छा अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में कितना था, प्रीमियम कितना हुआ था, प्रीमियम 28 तारीख को पे होगा। ठीक है, क्योंकि 28 तारीख को ही तो हमें बोला है ना रीपे हो रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू डिवेंचर होल्डर 10,000 इंटू 1, 10,000 ही आ जाएगा। अच्छा अब ये क्लोज भी कहाँ हो रहा है, पीएल में, बाई पीएल 10,000।
DRR आई ये हम लोगों ने बनाए नहीं, ये बना हुआ था डिवेंचर होल्डर में। डिवेंचर होल्डर में लिख दो ये वाला क्रॉस पोस्टिंग बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डिवेंचर होल्डर में लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना था? 10 था। DRRI पहले से बना हुआ था। कब बना हुआ था? 1/1 कितने तारीख को बना था? ये डेट है। अच्छा, ये 31 दिसंबर में बोल रहा है कि इसमें ये है, तो ये कब बना था? पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। ये मतलब 31 दिसंबर 2021 का बैलेंस शीट में ये दिख रहा है, तो फिर ये स्टार्टिंग से ही था, तो फिर 1/1 लिख सकते हैं इसे, 1/1/21, ठीक है। टू बैलेंस BD 1,50,000, और इसको हम लोगों ने बेच भी दिया बाई बैंक। कितने में बेचा? इतने में ही बेचा है, 1,50,000 में ही बेचा है, पार वैल्यू पे ही बेचा है। अच्छा, इंटरेस्ट का डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू बैंक लिखा है कि टू डिबेंचर होल्डर लिखा है? देख लो, डायरेक्ट टू बैंक डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। तो फिर टू बैंक लिख देंगे, टू बैंक 10,000 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 2/12 किया हुआ है ऑलरेडी हम लोग का। कितना हो जाएगा? 10,000। और इसको क्लोज कहाँ करोगे? इंटरेस्ट पर DRI वाला है, ये इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पर DRI वाला है। डिबेंचर का इंटरेस्ट 6%। DRI का इंटरेस्ट तो 6% नहीं है, DRI का इंटरेस्ट है 4%। दो इंटरेस्ट, ठीक है। डिवेंचर होल्डर अगर लिखोगे तो देखो क्या होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर, फिर तो क्रॉस पोस्टिंग करोगे, फिर उसको डिवेंचर होल्डर टू क्या करना पड़ेगा? बैंक। वैसे भी कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको टू क्या लिख देंगे फिर, तो भी हो जाएगा, एक ही बात है। डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो अब डिवेंचर होल्डर में क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। डिवेंचर होल्डर बना हुआ है तो कर लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? बाई डिवेंचर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 10,000, ठीक है। और फिर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक। तो 28 का टू यहाँ पर, मतलब बाई साइड में होगा ना, ये तो पेमेंट है तो बाई साइड में नहीं होगा। बाई क्या लिखेंगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा ना, तो बाई डिवेंचर होल्डर। और अगर डिवेंचर होल्डर को नहीं लाना चाहते हो तो सिंपल क्या हो जाएगा? डिवेंचर इंटरेस्ट में टू बैंक, बैंक में बाई डिवेंचर इंटरेस्ट, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 10,000, ठीक है। 10,000 मतलब अगर डिवेंचर होल्डर को नहीं लाओगे तो इसके जगह क्या आ जाएगा पता है? डायरेक्टली डिवेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। वो ड्यू देन पे नहीं करके डायरेक्ट पे करोगे तो इसमें डिवेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट और क्या बाकी है देखते हैं। अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट को क्लोज कहाँ करोगे? PL में, तो क्लोज कर बाई PL कितना हो जाएगा? 10,000। अच्छा, और ये 6% मॉर्टगेज डिवेंचर, इसमें क्या ड्यू होता है? वही एंट्री सिखा है, 6% मॉर्टगेज डिवेंचर हो या जो भी हो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो यहाँ पर क्या होता है? टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। एंट्री याद रखो तो फिर खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगा 10 लाख। अच्छा, अब डिवेंचर होल्डर में फिर क्रॉस पोस्टिंग करो। डिवेंचर होल्डर में क्या लिखेंगे? 6% मॉर्टगेज डिवेंचर कितना लिखे? 10 लाख, ठीक है। अच्छा, अब DRR का देखो, DRR पहले कितना था? बाई बैलेंस BD 50,000 था,
तभी तो हम लोगों ने अभी कितना बनाया 50,000 बाई PL 50,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, और ये हमेशा कहाँ क्लोज होता है, जनरल रिजर्व। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये जो लिखा है इसका एंट्री क्या किया था हम लोगों ने, वो करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ तो बाई बैंक कितना होगा, कितना अमाउंट होगा 1,000, ठीक है। तो बैंक में लिखना पड़ेगा, ये क्लोज कहाँ होता है, टू PL बोल के क्लोज हो जाएगा 1,000, ये हो गया क्लोज। अच्छा, और ये बैंक में चला जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन DRI, टू इंटरेस्ट ऑन DRI 1,000, और इन्वेस्टमेंट बेच के जो मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, वो कितने का था, 1.5 लाख। अच्छा, और बैंक का बैलेंस पहले से कुछ था वो लिखा नहीं है मैंने, 9 लाख, तो टू बैलेंस BD 9 लाख। और यहाँ पर ये जो पे होगा डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक, ठीक है। तो टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक 10,20,000, 10,20,000 बोलो। How to already bank में by debenture होल्डर 10,000 दिखेंगे। ये कौन सा है? ये वाला है इंटरेस्ट, ये तो आ गया इंटरेस्ट। ये डिवेंचर का इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट है, एक इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, एक डिवेंचर का, एक 4% वाला, एक 6% वाला, एक खर्चा, एक इनकम। $10,20,000 पर, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, ये क्लोज कर लेते एक एक करके। ये कितना हो गया, इसमें 10,000, 10,000, फिर 1,50,000, 1,50,000, 10,000 ये जो डिबेंचर होल्डर है ना टू बैंक 1020 इसका क्वेश्चन देखिए। कौन सा मतलब बात कर रहे हो, ये वाला। डिबेंचर होल्डर के लेजर में टू बैंक 10,20,000। ये लिखो 10,20,000। अब ये बैंक में जाए बाई, अच्छा तो बाई डिवेंचर होल्डर बोल के पूरा ही लिख देंगे एक साथ, ठीक है। तो इसमें हाँ, हाँ ये इसमें क्या लिखे फिर, टोटल 10,20,000, ठीक है। अब ये टोटल करके कुछ बचेगा तो बाई बैलेंस CD आ जाएगा, देखो कितना, ये तो 1060 हो रहा है जो 40,000 बच रहा है। कितना बच रहा है 10,51 10,51 टोटल, और इधर कितना 31। हाँ। और अगर हम लोग उसको मतलब डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर नहीं करते तब ये डिवेंचर होल्डर जो है ये यहाँ पर इतना नहीं दिखता है, मतलब एक्चुअली क्या हो जाता देखो, अगर ये इंटरेस्ट को यहाँ नहीं देके सीधा बैंक में देते तो फिर ये वाला ड्यू एंट्री नहीं करते, तो ये 10,20,000 होता, 20 की जगह 10 लाख कितना होता 10, ये वाला देखो ना, ये 10,10,000 होता, तो इधर भी कितना आता 10,10,000,
तो बाई डिवेंचर होल्डर बोल के कितना आता, 10 लाख 10, और बाकी 10 फिर कैसे आता, तब तो हम लोग डायरेक्ट पे कर रहे हैं ना, तब डिवेंचर होल्डर तो नहीं आता, तो इंटरेस्ट अकाउंट फिर क्या हो जाता है, इंटरेस्ट टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखते हैं, बाई इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर 10,000, तो भी सेम ही आंसर है। ड्यू के साथ पोस्ट करने से अलग दिखेगा, देखने में ये अब मैटर सेम ही है, बस देखने में ये अलग दिखेगा, तब यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रहे, अगर ड्यू एंट्री नहीं करे तो एक एंट्री स्किप होगा, तो यहाँ 10 लाख 20 की जगह ये 10 लाख 10 ही दिखेगा, और इंटरेस्ट अलग से क्या बोल के दिखेगा, बाई डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये देखो हम दिखा रहे हैं, ये समझा देते, देखो अगर हम लोग बैंक अकाउंट ही सिर्फ समझते हैं, बाकी सारा लेजर छोड़ो, उसी में तो थोड़ा सा ये हो रहा है, देखो बैंक का पहले बैलेंस कितना है, 9 लाख, ठीक है। अब बैंक में मतलब पैसा कहाँ से आया, एक तो इंटरेस्ट ऑन DRI जो कि अमाउंट बताओ 1000, इन्वेस्टमेंट बेच के जो आया 1,50,000। अच्छा, हमारा खर्चा क्या हुआ, एक तो हमें डिवेंचर होल्डर को पे करना है, ठीक है, और एक हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो कितना है 10,000, और जो डिवेंचर, हाँ आएगा ना, डिवेंचर होल्डर का यहाँ पर कितना आएगा 10,000 इंटू 101, ये तो प्रीमियम आ गया, 1 रुपए का कितना हो जाएगा 10 लाख 10,000, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, इधर भी उतना ही आना, मतलब 31 यहाँ भी आना चाहिए, आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, मतलब सिर्फ अगर बैंक अकाउंट भी बना के दिखाते हैं तो ऐसे होगा, अगर हम ड्यू एंट्री को वहां नहीं दिखाते, ठीक है, तो अब भी सेम आंसर आएगा, उसमें अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ड्यू कर नहीं करके अगर नेट कर दोगे तो उसमें एक एंट्री कम पोस्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, मतलब ये वाला ये दो एंट्री को पोस्ट करते हैं तो देखने में वो लेजर अलग सा लगेगा, अगर हम लोग डायरेक्टली इसको कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, तो ये डिवेंचर होल्डर पे वो अमाउंट कम जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा उसमें, ये देखो बिना वैसे करे भी जो आंसर आता है उसमें भी वैसे ही आया, बात तो एक ही है। एक एंट्री ज्यादा पोस्ट करना पड़ेगा, तो डिवेंचर होल्डर यहाँ पर, इसमें हम लोगों ने जैसे किया ये ऐसे आ रहा है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन दिया है, ये कर देते हैं, कन्वर्जन कर दीजिए, देखो बोल रहा है XYZ लिमिटेड हैज इशूड 1,012% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 इज रिडीमेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, 5 साल बाद डिवेंचर रिडीम होगा लेकिन कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू दिस डिवेंचर्स वेर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 1000 इंटू 100 कितना होता है 1 लाख, 1 लाख पे 5% कितना होगा। The debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity share of 10 each at price of 20 per share and balance in cash, तो कितना कन्वर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ 20%, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि you are required to calculate the number of shares issued and cash paid for redemption of 20,000 debenture holder, तो हमें बताना है कि कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, मतलब जितना सारा इक्विटी शेयर इशू करेंगे उसका काउंटिंग बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कितना कैश पे हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो सारा चीज तो डिपेंड करता है रिडेम्पशन वैल्यू पे कि मुझे कितना पे करना था, तो रिडेम्पशन वैल्यू, तो मुझे क्या पे करना है डिवेंचर होल्डर को, एक तो फेस वैल्यू और प्रीमियम, रिडेम्पशन पे क्या पे करना, रिडेम्पशन पे इंटरेस्ट नहीं देते, अगर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है तो देते हैं, मतलब इंटरेस्ट का टाइम और रिडेम्पशन का टाइम सेम है तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है तब तो देंगे ही देंगे, नहीं तो इंटरेस्ट क्यों देंगे, मतलब मान लो कि हर साल इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी यहाँ पर ईयर एंड में आके रिडेम्पशन कर रही है, तो अगर रिडेम्पशन का डेट इंटरेस्ट का डेट सेम है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होता है। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब क्या, फेस जो भी बोला था कि हम जो पैसा लिए वो तो वापस करेंगे, और अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट तो अलग ही होता है, ठीक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है,
तो अब फेस वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100, ठीक है। नहीं लेकिन कितना अमाउंटिंग का बोल रहा है, अच्छा ये लाइन मैंने पढ़ा नहीं क्या, ये लाइन स्किप करती है। डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग 20,000 जो है उन्होंने डिवेंचर कन्वर्ट किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। 20,000 ये दिया है, डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग ₹20,000 उन्होंने ऑप्ट किया है, ठीक है, टू गेट कन्वर्जन वाला ऑप्शन उन्होंने लिया है, बाकी लोगों ने शेयर्स इशूड एंड कैश पेड फॉर रिडम्पशन। तो फिर किनका कैलकुलेट करें, सिर्फ 20,000 डिवेंचर होल्डर का ही कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उनका ही तो निकालने के लिए बोला है। वैसे अगर पूरा देखो तो ठीक है, पूरा फेस वैल्यू कितना होगा, 1000 इंटू 100, और उस पे प्रीमियम कितना जा रहा है, मतलब 1000 इंटू 5, तो पूरा वैल्यू कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 1,05,000। लेकिन इस पे कैलकुलेट करके क्या कोई फायदा है, नहीं। हम लोग को क्वेश्चन बोला है अमाउंट जो डिवेंचर होल्डर को हम लोग अभी रीपे करने वाले हैं वो कितना है, 20,000। इस पे इसका रिडेम्पशन वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन तो इन्हीं का होगा ना, सारा कंपनी अभी रिडीम नहीं कर रही है, तो इसका रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा, 20,000 प्लस 20,000 पे 5%, तो कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 1,000, तो कितना हो जाएगा 21,000। अब इनका 20% क्या हो जाएगा कन्वर्जन, और बाकी 80% कैश, ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करके हमारे लिए कोई फायदा नहीं है पूरा, क्योंकि हम लोग को 20,000 पे ही निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो 40% कन्वर्ट होगा, तो सॉरी 20%, 20% मतलब कितना हो रहा है, 4,200, और 80% मतलब तो 16,800, तो हम लोग क्या करेंगे, पेड इन कैश, और ये 4,200 रुपीज के लिए शेयर इशू करेंगे, तो कितना शेयर इशू होगा, या इसके नीचे लिखना है, ठीक है, हम यहाँ पर स्टार देके कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितना होगा, मुझे 4,200 रुपए देना है किसी को, वो भी शेयर में, तो एक शेयर कितने का, नहीं 20 करके है। इशू प्राइस हमेशा कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, तो इशू प्राइस से डिवाइड होता है, हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में किया था, कितना, देखो जब भी हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, मतलब मुझे मेरा लाइबिलिटी पे ऑफ करना है थ्रू शेयर्स, तो हमेशा लाइबिलिटी अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होगा, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू नहीं, हमेशा, चाहे वो डिवेंचर के केस में देख लो, चाहे वो शेयर के केस में देख लो, हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी अमाउंट डिवाइडेड बाय हमेशा होगा इशू प्राइस, ये वाला, ठीक है। ये मैंने पहले भी तुम लोग को लिखवाया था एक बार, इशू प्राइस होगा, तो फिर कितना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा, 210, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, अगर लिख देते हैं, ये लिख लो, फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड क्या होगा, यहाँ लिख दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड क्या हो जाएगा, फिर अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ये इसमें भी देखो एप्लीकेबल है। और जो हम लोगों ने ऐसे भी पढ़ा था ना कि कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट खरीद रही है, बदले में शेयर इशू कर रही है, या फिर डिवेंचर भी इशू करती है, तब भी सेम चीज होता है, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, चाहे वो इशू पार पे हो, प्रीमियम पे हो, या फिर डिस्काउंट पे हो। अब यहाँ पर हम लोग का सारा कन्वर्जन नहीं दिखाना पड़ा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 20,000 रिडीम होगा शायद, इसीलिए 20,000 पे करने के लिए बोला। Thank you, question.
ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। एक चाहे तो क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अभी करेंगे तो उस क्लास में वो फिर मेकअप नहीं हो, मतलब ये आधा वो आधा हो जाएगा, फिर वहां कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं। ये तुम लोग होमवर्क में कोई भी क्वेश्चन करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें कंसेप्ट और कुछ बाकी नहीं है, सारा चीज बता दिया है, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, होना चाहिए। ठीक।